हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है आजकल मैं करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहा हूं, जिसमें देशी और विदेशी दोनों मामले शामिल हैं। इस वीडियो में मैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के एक वक्तव्य का, एक लेक्चर का जिक्र करने जा रहा हूं, जो उन्होंने भोपाल में नेशनल जुडिशियल एकेडमी को संबोधित करते हुए फरवरी में दिया था। दूसरे शब्दों में, इसी साल फरवरी में वो भोपाल की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने नेशनल जुडिशियल एकेडमी, जो कि नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट सॉरी नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई एक संस्था है, जहां स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो भले ही राज्य सरकार स्थापित करे, लेकिन इसे नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट कहते हैं। ये कई जगहों पर है, हर राज्य में एक होता ही है, दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली वाला कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट के माध्यम से एडमिशन नहीं लेता है, वो अपना अलग एग्जाम लेता है। जनरली कंबाइंड लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से इसके स्टूडेंट्स भर्ती किए जाते हैं, दिए जाते हैं। जैसे लखनऊ में राम मनोहर लोहिया है, NLSIU संभवतः बेंगलुरु में है, फिर जोधपुर में है राजस्थान का, इसी प्रकार से दिल्ली में भी है, उधर कोची में भी है, केरला का, बेंगलुरु में आपको पता है NLSIU है, NJUC संभवतः वहाँ है, कलकत्ता में है, जो कि पश्चिम बंगाल का है। तो हर राज्य में कोई न कोई एक, उसी प्रकार से गांधीनगर में गुजरात में स्थित है, ILA इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, ILI सॉरी, वो दिल्ली में है, लेकिन वो तो LLM कराता है, उससे इससे मतलब नहीं है, उसका इसके साथ कंबाइंड एग्जामिनेशन नहीं होता। तो नेशनल जुडिशियल एकेडमी को संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने इस बात पर एतराज जताया कि भाई जजेज जो हैं वो कार्यपालिका के मामलों में दखल दें, और जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं उसमें जजेस का अनावश्यक इंटरवेंशन हो, वो हमेशा ही कलेक्टिव विजडम को इंडिविजुअल विजडम से ऊपर मानते। यानी करोड़ों लोगों ने अगर नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है, तो करोड़ों लोग मूर्ख तो होंगे नहीं, तो जाहिर एक जज से अधिक सोच रखने वाले लोग होंगे। तो अगर एक जज वो कोई दखल देता है कार्यपालिका मामलों में, तो अच्छा नहीं है। इस मामले में वो जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसे सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने अमेरिका में परिभाषित किया था, उन्होंने ही एक्चुअली द सुप्रीम कोर्ट नामक एक पुस्तक लिखी थी 1947 में। 1947 उसका नाम द सुप्रीम कोर्ट कोलन 1947 उसका नाम ही था, और उसमें उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रयोग किया था। तो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच से डेफिनेशन के मामले में तो ये बहुत थिन लाइन है, ये जगदीप धनखड़ साहब कह रहे थे, लेकिन जब डेमोक्रेसी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये थिक हो जाता है, यानी ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो वास्तव में CBI डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, और जो हाल में इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट कमेटी में भी घुसने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, उसको लेकर के वो एतराज जता रहे थे। उनका कहना है कि भाई ऐसा अनइलेक्टेड लोग, बिना मतलब इलेक्टेड लोगों के मामले में दखल दे करके डेमोक्रेसी को चौपट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो बहुत कुछ बोल रहे थे। मैं आपको थोड़े से अपने भाषा में चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली अब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी, जहाँ तक बात इलेक्शन कमीशन की, नेशनल इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस मामले में भी, अन्य मामलों में भी डेमोक्रेसी में जजों के दखल को डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताया था। यही बात जगदीप धनखड़ साहब भी कह रहे थे, तो मैं भी इससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। विनीत नारायण केस 1997, 98 और 2003 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जब CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया, यानी संवैधानिक दर्जा मिल गया, जो संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1964 में पहली बार अस्तित्व में आया था। मैं आपको बता दूं, संथानम साहब दक्षिण भारत के कांग्रेसी नेता थे, जो आगे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने थे, और
संभवतः उनका पूरा नाम पीपी संथानम था। तो संथानम कमेटी स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी कमेटी है जो भ्रष्टाचार के निरोधक कानून बनाने के लिए बनी थी। 1962 से 1964 इसका कार्यकाल था। इसी में 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा, एक रेजोल्यूशन के द्वारा, एक आदेश के द्वारा सीबीआई का गठन किया गया था। वर्ष 2003 में सीबीसी को जब स्टैट्यूटरी स्टेटस वाजपेयी सरकार ने दिया तो सीबीसी को उसने सुपरवाइजरी अथॉरिटी दे दिया, निगरानी रखने का अधिकार भी दे दिया सीबीआई पर। दूसरे शब्दों में सीबीआई सीबीसी के कहने पर भी किसी मसले की, किसी मामले की जांच कर सकती है। हालांकि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इसी आधार पर जो पुलिस पावर मिला हुआ है सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने का, इंटेरोगेट करने का, प्रोसिक्यूशन का, मुकदमा चलाने का या प्रोसिक्यूट कराने का किसी व्यक्ति को, तो इस मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सीबीआई को ही डिसबैंड कर दिया था, रद्द कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया। इसी आधार पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इसे रद्द किया था। भाई इसके पास पावर कहाँ से आया? जबकि सच्चाई ये है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा इसको पावर मिलता है और सीबीसी को भी इसी के तहत पावर दिया गया। इसीलिए सीबीसी को जब स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया तो उसके सुपरवाइजरी अथॉरिटी को एक्सटेंड कर दिया गया सीबीआई के ऊपर। तो जगदीप धनखड़ साहब जो कहने की कोशिश कर रहे थे वो यही कह रहे थे, भले ही डेफिनेशन के मामले में जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बीच अंतर बहुत पतला हो, पतली रेखा हो, लेकिन जब हम डेमोक्रेसी के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, जब कार्यपालिका के मामले में जो अनइलेक्टेड मेंबर्स यानी जजेस को अनइलेक्टेड मेंबर्स कहा ही जाता है, वो तो अपॉइंट होते हैं, वो लगते हैं दखल देने, तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो जाता है। दूसरे शब्दों में जिन लोगों ने मिल करके अपने कार्यपालक का चुनाव किया है वो लोग बेहतर समझते हैं उनका कार्यपालक उनके हित में कौन सा फैसला लेगा। अगर वो कार्यपालक सही फैसले नहीं लेता है तो फिर वो उसे हरा भी देते हैं। जैसे दिल्ली में आप देखिए, केजरीवाल साहब जेल गए, वो चुनाव हार गए, कोई सहानुभूति का लाभ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया जेल गए, वो भी चुनाव हार गए। सत्येंद्र जैन जेल गए, वो भी चुनाव हार गए। संजय सिंह तो राज्यसभा के सदस्य हैं तो जेल गए, भले ही शराब घोटाले में, सभी लोग शराब घोटाले में ही गए थे। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में शायद गए थे, सबसे लंबे समय तक जेल में वही रहे थे। तो लेकिन ये सभी लोग चुनाव हार गए। इसका मतलब जनता ने इनके ऊपर लगे आरोपों को सही माना और इनके द्वारा दिए जा रहे दलीलों को खारिज कर दिया। तो भले ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत इनको दे दिया हो। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव विजडम हमेशा इंडिविजुअल विजडम पर हावी रहता है। तो विनीत राणे केस का भी उन्होंने जिक्र किया, वर्ष 2003 का भी जिक्र किया, वर्ष 2019 का भी जिक्र किया। इनडायरेक्टली इन सभी चीज़ों को रेफर, डायरेक्टली नाम नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्टली तो रेफर किया ही। मैं आपको डायरेक्टली चीज़ें बता दे रहा हूँ, उन्होंने जो इनडायरेक्टली कहा उसको मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2003 के अपने उस फैसले को दोहराया था कि भाई सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति पारदर्शी होनी चाहिए। तो क्या अनइलेक्टेड मेंबर्स यानी जजेज अगर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में दखल देते हैं तो क्या वो पारदर्शी हो सकता है? क्या 1993 में 9 जजों की संविधान पीठ ने जो कॉलेजियम का निर्माण किया था जिसमें जज ही जज को अपॉइंट करता है, 1998 में जस्टिस भरूचा ने ये व्यवस्था कर दिया कॉलेजियम की कार्यप्रणाली को बताते हुए कि प्रेसिडेंट को जो कॉलेजियम रिकमेंड करेगा, रिकमेंडेशन में ऑब्लिगेशन हो जाएगा, यानी दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति के लिए मजबूरी हो जाएगी कि वो उन्हीं लोगों में से अपॉइंट करे जजेज लोगों को जिसको कि कॉलेजियम ने रिकमेंड करके भेजा है। दूसरे शब्दों में वह दूसरे नाम पर विचार नहीं कर सकती। लेकिन कई बार कॉलेजियम भी गलत कर सकता है और कई बार एग्जीक्यूटिव डिसीजंस भी गलत हुए हैं। जैसे माना जाता है कि ए.एन. रे जस्टिस ए.एन. रे का भारत के चीफ जस्टिस बनना, जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग जिन्होंने एडीएम जबलपुर केस में, जिसको हैबियस कार्पस केस शिवाकांत शुक्ला से जोड़ करके देखा जाता है, उसमें 1976 में सरकार का साथ दिया था। तो मिर्जा हमीदुल्लाह बेग का अपॉइंटमेंट, आप कह सकते हैं 2 अपॉइंटमेंट गलत हुए हैं, लेकिन जस्टिस एस.जे. कानिया हुए, जस्टिस पतंजलि शास्त्री हुए, जस्टिस महाजन हुए, जस्टिस गजेंद्र गडकर हुए, जस्टिस बी.आर. कृष्णा अय्यर,
जस्टिस पीएन भगवती हुए, ये, या जस्टिस उसके पहले सुब्बा राव हुए, जस्टिस सर्वमित्र सीकरी हुए, इनमें से अधिकांश तो चीफ जस्टिस ही रहे हैं भारत के, और इक्के दुक्के जो है चीफ जस्टिस नहीं हो पाए, लेकिन काबिल तो थे ही। अब जैसे जस्टिस BR कृष्णा ये भारत के चीफ जस्टिस नहीं हुए, लेकिन बहुत काबिल जज थे। तो क्या एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किए गए जजेस पर संदेह किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यही तो जगदीप धनखड़ साहब बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ऐसा अनइलेक्टेड मेंबर्स के शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि वह डिसीजन, एग्जीक्यूटिव डिसीजन पारदर्शी होगा। CBI के डायरेक्टर वगैरह के अपॉइंटमेंट की बात तो बाद में आएगी। CBI के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की जहाँ तक बात है, 2019 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ऐसा है, उसमें हम तो भाग लेंगे ही लेंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो भाग लेगा ही लेगा CBI डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में। लेकिन जिसका कार्यकाल 6 माह से कम का होगा वह CBI डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से अस्थाना को, जो IPS थे, जिनको कि उस पे क्या कहते हैं, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के लिए जो बना हुआ कमेटी बनी हुई है, जो बॉडी बनी हुई है, NDPS कहते हैं, नेशनल ड्रग प्रिवेंशन, कुछ ऐसे NDPS के अध्यक्ष बनाए 84 जो अस्तित्व में आया था। ये ठीक मतलब मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए जो बॉडी बनी है, उस बॉडी का उनको चेयरपर्सन बना दिया गया। चूंकि उनका रिटायरमेंट 6 माह से कम का था, तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के हिसाब से वो CBI डायरेक्टर नहीं हो सकते, जिसका कार्यकाल कम से कम 2 साल का होना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। तो जिसका कार्यकाल 2 साल का होना है वही व्यक्ति जो है CBI डायरेक्टर अपॉइंट होगा। इसमें प्रवीण सूद साहब CBI डायरेक्टर हैं। इसमें DY चंद्रचूड़ साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 3 सदस्यीय कमेटी, जिसमें एक प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री चेयरपर्सन होता है उस कमेटी का, और दूसरा लोकसभा में जो विरोधी दल का नेता होता है वो 1 सदस्य वो होता है। इस प्रकार से, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1 मेंबर होते हैं। इस प्रकार से 3 सदस्यीय कमेटी हो जाती है, 2-1 के बहुमत से अपॉइंट होता है कोई भी इस तरह का CBI डायरेक्टर। तो 2019 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर भी ऑब्जेक्शन कर रहे थे जगदीप धनखड़ साहब। मैं भी उससे काफी सहमत हूँ कि भाई ऐसा है, कार्यपालिका, ये सब कार्यपालिका काम है। उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन पर नजर रखे हुए हैं लोग। विरोधी दलों का तो काम है नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करना, भाई कि उन्होंने बूथ कैप्चरिंग करा दिया या बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ कर दिया, पोल रिगिंग करा दिया, जो भी है। लेकिन सच्चाई ये है कि भाई 1 सदस्यीय जो इलेक्शन कमीशन होता था उसको बहुसदस्यीय बनवाने में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका है। यही नहीं, कांग्रेस के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कानून बना दिया था एक्चुअली कांग्रेस ने, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर बराबर माने जाएंगे निर्णय के मामले में, और कोई वीटो पावर का प्रयोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में विनीत नारायण केस में इन सब चीज़ों को के पाया था। विनीत नारायण केस आप सभी को पता है। विनीत नारायण एक जाने माने पत्रकार हैं, एंटी करप्शन क्रूसेडर हैं, और उन्होंने ये मुकदमा किया था सुप्रीम कोर्ट में, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। इसी का सेकंड पार्ट 2019 में आया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के फैसले को ही थोड़ा और विस्तार दिया था, और CBI डायरेक्टर की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की उपस्थिति को उचित बताया था। इसी पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे जगदीप धनखड़ साहब। और अब निर्वाचन आयोग में पर नज़र है इसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट या इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें भी घुसना चाहता है। दूसरे शब्दों में रिस्पॉन्सिबिलिटी चवन्नी भर का नहीं, और अनइलेक्टेड मेंबर होने की वजह से, और मलाई इस सब चीज़ों में काटने की जो जुगत है वो भिड़ाने में लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। तो चाहे वो नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो, या उनके कमिश्नर्स की नियुक्ति हो, जो उनके कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, या जो ये क्या कहते हैं,
सीबीआई डायरेक्टर में तो घुस ही गए हैं, चाहे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या नेशनल इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की नियुक्ति हो, इन सब मामलों में जो है दखल देना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। इसी चीज़ पर ऑब्जेक्ट कर रहे थे जगदीप धनखड़ साहब। उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं कि उनके खिलाफ कोई मानहानि का मुकदमा होगा, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत प्रहार किया। इसी क्रम में उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच को भी परिभाषित किया। तो देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।